Hello everyone, so today we are going to discuss the 14th daily MCQ for practice for TISNET 2021. So today the topic will be from history and some part of world history. ठीक है, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री होगा. हमारा मेन फोकस होगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से कितने सारे नॉलेज हम डिराइव कर सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड फैक्ट. ठीक है, तो पहला जो 19th क्वेश्चन है वो बोलता है संथाल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स. तो पहला बोलता है ऑप्शन 1895, देन 1856, देन 1857, देन 1899. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1856. 1856 में उस समय उसको दामिन इकोह बोलते थे और ये एरिया जो है आपको बिहार में भागलपुर, बिहार झारखंड के बॉर्डर पे भागलपुर का एरिया जो है वहाँ पे था. तो बेसिकली जो है वहीं पे संथाल लोग रहते थे और वहीं पे संथाल रिवॉल्ट हुआ था, जो कि अपने तरह का पहला मेगा ट्राइबल रिवॉल्ट आप बोल सकते हैं. ठीक है, इसके लीडर्स कौन थे? इसके लीडर्स थे सीधू कानू दोनों भाई थे, सीधू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू. ओके, तो ये रिवॉल्ट हुआ था जस्ट एक साल पहले 1857 के, इसीलिए 1857 में यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई थी. ठीक है, उनको मतलब सप्रेस कर दिया गया था तब तक. अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि नील दर्पण इज़ अ प्ले रिटन बाय. सो नील दर्पण जो है 1859 में जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था बंगाल में, बिहार में नहीं, बंगाल में. जबकि चंपारण रिवॉल्ट जब हम गांधी जी का पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे. तब वो भी इंडिगो को लेके हुआ था, लेकिन वो 1917 में हुआ था. जबकि ये वाला जो इंडिगो को लेके रिवॉल्ट होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा बंगाल में. ठीक है, और कब होगा? 1859 के आसपास में होगा. समझे? तो उसी के स्टोरी लाइन पे बेस्ड एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था नील दर्पण, जो कि खासी फेमस हुई थी और जिसको कि लंदन में भी दिखाया गया था और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ था. मतलब लंदन में एक प्ले होता था, उसमें दिखाया गया था. ठीक है, तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था वहाँ पे भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए. तो इसको लिखा कौन था पहले? सबसे पहले तो बंगाली में जिन्होंने लिखा था उसका नाम था दीनबंधु मित्रा. ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दीनबंधु मित्रा बेसिकली रोट नील दर्पण. एंड माइकल मधुसूदन दत्त कौन थे? ये वो इंसान है जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इस प्ले को. और ज्योतिबा फुले जो हैं उन्होंने भी एक बुक लिखा था बहुत फेमस, गुलामगिरी. और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो वीडो रीमैरिज एक्ट को पास कराने में इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किए थे. ऊपर से विमेन एजुकेशन के लिए भी किए थे. और अगर आप लोग बंगाली कुछ लोग होंगे तो वो जानते होंगे कि वर्ण परिचय जो है that is basically written by him only and he was a professor of Sanskrit. ठीक है, now come to 121. It says who is infamous for doctrine of lapse policy. तो ये annexation का एक पॉलिसी था कि अगर राजा मर जाए और उसके बाद उसका बेटा हो तो उसको मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर्टी हो जाएगा, वो उसका राजपाट जो है वो हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का. तो ये पॉलिसी किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था, लॉर्ड कैनिंग का था, मायो का था या डफरिन का था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का. और इसी के थ्रू जो झांसी है उसको कैप्चर किया था इसने. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. और रानी की झांसी जो थी उनका लड़ाई किससे हुआ था? जब वो लास्ट बैटल हुआ था वो किनसे हुआ था? वो हुआ था ह्यूज रोज से. ह्यूज रोज, ठीक है, बहुत बड़ा गुलाब का फूल था, उससे उसकी लड़ाई हुई थी. ठीक है, उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था. और इससे जस्ट पहले लॉर्ड डलहौजी थे. उसके बाद लॉर्ड मायो क्यों जाने जाते हैं? लॉर्ड मायो इसलिए जाने जाते हैं कि इनके समय पहला सेंसस शुरू हुआ था. सेंसस क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है पॉपुलेशन का, डेमोग्राफी का. ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डफरिन जो है वो फेमस है बिकॉज इनके समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था. उसके बाद 22nd क्वेश्चन बोलता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन. दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट.
1885 इसका आंसर होगा। ये बहुत ज़्यादा चांस है आ जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1885 विल बी द आंसर फॉर दिस। एंड 1869 में क्या हुआ था सबको पता होगा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 93 में क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में स्पीच दिया था। 1882 में क्या हुआ था, ये लॉर्ड रिपन जो है उसको मतलब फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, तो उसने इनिशिएटिव लिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम। क्यों थे ये, क्योंकि उस समय जो था, जो सिचुएशन था, जस्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 कुछ साल पहले हुआ था, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी इंडियन को कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेने के लिए अलाउ नहीं करते। इसलिए एक तरह से एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इनको यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया जो कि इंडियन डिमांड्स को रख सके। ठीक है, उसके बाद है लोकेशन इसका कहाँ था, पहला सेशन का वो था बॉम्बे 1885 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, W.C. बनर्जी। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे हमने देख लिया, लॉर्ड डफरिन थे। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब हु वाज लाल इन लाल बाल पाल। बेसिकली देखिए, जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उसमें दो स्ट्रीम थे, एक थे मॉडरेट यानी कि जो उतना मतलब गरम दल के नहीं थे, और एक थे नरम दल के। ठीक है, तो गरम दल के जो लोग थे वो लाल बाल पाल बेसिकली बोले जाते हैं। दे वर द लीडर्स ऑफ गरम दल या फिर एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो उसमें लाला हरदयाल तो नहीं होंगे, लाला लाजपत राय होंगे, आप सबको दिख गया होगा। लाला हरदयाल नहीं होंगे, लेकिन लाला हरदयाल थे कौन, लाला हरदयाल जो गदर मूवमेंट हुआ था ना, गदर मूवमेंट कहाँ हुआ था, गदर मूवमेंट एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था जो कि मतलब सैन फ्रांसिस्को से, या अब बोल सकते हैं अब्रॉड से हुआ था, मतलब कि कहाँ से, कनाडा, और कनाडा के लोग थे और उसमें US के लोग थे, क्रांतिकारी आप बोल सकते हैं। और उनका ये एम था कि पंजाब में जाके, इंडिया में जाके एक रिवॉल्ट टाइप का कराने का। ठीक है, एक गदर कराने का। उनका एक न्यूज़पेपर भी आता था, गदर की गूंज, जिसमें अपना मैनिफेस्टो वो लिखते थे। तो उसके जो लीडर थे उनका नाम था लाला हरदयाल, जो कि सैन फ्रांसिस्को में एक प्रोफेसर थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शायद प्रोफेसर थे या कहीं थे। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नहीं होंगे और मोतीलाल नहीं होंगे, ये आप सबको पता है। अब आते हैं लाला लाजपत राय पे। तो लाला लाजपत राय के बारे में 3-4 फैक्ट है जो कि क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि लाल इनको बोलते हैं। ठीक है, ये तो पहला हुआ। दूसरा है इनको पंजाब केसरी भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है कि जब साइमन कमीशन का बॉयकॉट हो रहा था, साइमन गो बैक, ठीक है, तब इन्होंने जुलियस को लीड किया था। ठीक है, प्रोटेस्ट को लीड किया था, और उसमें क्या हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था और इनको ब्लो लगा था सर पे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जब मर गए थे तो सॉन्डर्स करके एक इंसान था जिसने वो आदेश दिया था या मारा था। ठीक है, तो इसका बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह ने सॉन्डर्स को मारा था लाहौर में। तो ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक और बात इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लाला लाजपत राय पहला जो ट्रेड यूनियन था, ऑल इंडिया ट्रेड, मतलब एटक बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, उसके पहले हेड थे। ये भी बहुत छिपा हुआ फैक्ट है जो सबको पता नहीं होता है। ठीक है, सो ऑल दिस फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। और ट्रेड यूनियन वाला खास करके क्योंकि मतलब वो ट्रेड यूनियन 1920 में बना था और पहले हेड लाला लाजपत राय थे, क्योंकि आप LR ले रहे हैं, HR and LR। Now come to 124. It says first lady to become the governor of INC was अरुणा असफ अली नहीं होगा, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन सा होगा? तो बेसिकली सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम द गवर्नर ऑफ INC। ठीक है, ये पहली भारतीय नारी थी, जबकि पहली नारी मतलब कि वेमेन जो होंगी वो होंगी एनी बेसेंट, जबकि कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी वो INA जो था, इंडियन नेशनल आर्मी था सुभाष चंद्र बोस का, उसमें एक विमेन रेजिमेंट था
लक्ष्मीबाई रेजिमेंट उसकी हेड थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 125, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन इंडिया गेन्ड फ्रीडम। फ्रीडम कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? पहला बोलता है JB कृपलानी, दूसरा बोलता है मौलाना आज़ाद जो कि वर्ल्ड वार 2 के समय थे, तीसरा बोलता है सरदार पटेल जो कि बेसिकली कराची सेशन हुआ था 1931 में, उसमें थे। डी कहता है महात्मा गांधी जो कि सिर्फ एक बार रहे हैं बेलगाम में, जो कि 1921 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा JB कृपलानी जो कि एक टीचर थे बेसिकली। ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। वो पहली चीफ मिनिस्टर थी किसी भी इंडियन स्टेट की। कहाँ की? यूपी की। उसके बाद है मतलब विमेन चीफ मिनिस्टर थी। सुचिता कृपलानी वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट दैट वाज उत्तर प्रदेश और यूनियन प्रोविंस जो भी हो। उसके बाद है 126, हु इज़ नोन एज धरती आबा अमंग ट्राइबल्स। तो धरती आबा के नाम से ट्राइबल्स में कौन मशहूर है? पहला है अल्लूरी सीताराम राजू, दूसरा है सिद्धू मुर्मू, तीसरा है बिरसा मुंडा और चौथा है तिलका मांझी। तो अल्लूरी सीताराम राजू का नाम एसोसिएटेड है रैंपा रिवॉल्ट से, जो कि आंध्र प्रदेश में 1920s के आसपास हुआ था, मतलब 1920 या 14 से लेकर 20। ठीक है, रैंपा रिवॉल्ट। उसके बाद सिद्धू मुर्मू मैंने बताया था संथाल रिवॉल्ट के लीडर थे। सी जो है बिरसा मुंडा, उन्हीं को धरती आबा बोला जाता है। जबकि तिलका मांझी एक मतलब ट्राइबल थे भागलपुर के, जिन्होंने एक अंग्रेज को मारा था। ठीक है, तो सी हो जाएगा बिरसा मुंडा जिनको धरती आबा बोला जाता है, और जो रांची का एयरपोर्ट है इनके नाम के ऊपर है। नाउ कमिंग टू 27th, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर रोलेट एक्ट पूछा था कब हुआ था। तो पहले सीरीज ऑफ इंसिडेंट को समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ ना कि वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ। जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए वार टाइम में जो कि नेसेसरी थे, मतलब उस समय के लिए। लेकिन जब वार ख़त्म हो गया तब भी उस रूल रेगुलेशन को प्रोलॉन्ग कर दिया गया और एक एक्ट बनाया गया, रोलेट एक्ट, जिसके तहत किसी को भी आप बिना किसी कारण के 2 साल के लिए जेल में ले जा सकते हैं। ठीक है, उसको जेल में बंद कर सकते हैं। तो इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। लेकिन जनरल डायर ने उसी समय उन पे गोली चला दी थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये मैसेकर कब हुआ था? वैसाखी के दिन हुआ था। और हमारे यहाँ वैसाखी कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को, मतलब उस साल मना था। तो 13 अप्रैल याद रखिएगा 1919 को ये कांड हुआ था। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू 27th क्वेश्चन, इट सेज क्विट इंडिया मूवमेंट हैपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। सो 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाएगा तो इंडिया के जो नेता होंगे वो लोग बोलेंगे इंडिया सपोर्ट करेगा ब्रिटेन को अगर इंडिया के कुछ डिमांड्स हैं उनको माने जाए कि जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होगा तो हमें अपना हक मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डिमांड जो है एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर क्या होगा? क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन भी नेगोशिएट करेगा, लेकिन वो वहाँ पे भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं होंगे कुछ, इंडिया मतलब दोनों लोग हैप्पी नहीं रहेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। तो वो कब होगा? 1942 में होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी शायद पिछले साल 75 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए थे। ठीक है, 19 में जो है ये 75 ईयर्स होता है इसका, इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू 28th क्वेश्चन होना चाहिए, ये मैंने नंबर नहीं चेंज किया है। ये बोलता है सराजेवो क्राइसिस इज़ रिलेटेड टू। तो सराजेवो क्राइसिस जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि रिलेटेड है किससे? पहला बोलता है रशियन रेवोल्यूशन, दूसरा बोलता है वर्ल्ड वार 1, और सी बोलता है वर्ल्ड वार 2, और डी बोलता है स्वेज क्राइसिस। सो इसका जो बेस मतलब आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड वार 1। इसमें हुआ क्या था? सराजेवो में जो है आर्क ड्यूक जो था उसको मार दिया गया था। बेसिकली
आप बोल सकते हो वर्ल्ड वार वन जो है एक तरह का ऐसा वार था जो मोनार्की के अगेंस्ट था और डेमोक्रेसी या न्यू फोर्सेस ऑफ जो पॉलिटिक्स होते हैं वो इमर्ज कर रहे थे, ठीक है। तो उनको जब मार दिया जाता है तब वहाँ से ये शुरू होता है वर्ल्ड वार वन। तो वो जब आप डिटेल में पढ़िएगा तब जानिएगा। बस इतना जानिए कि सराजेवो क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड वार वन से रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं 29th यानी कि 129th क्वेश्चन बोलता है द पर्ल हार्बर अटैक हैपेंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोल्ड वार, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो बेसिकली वर्ल्ड वार टू जब शुरू हुआ था तो उस समय अमेरिका जो था आइसोलेशन के पोजीशन पे था, यानी कि वो यूरोप के वार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। जो वर्ल्ड वार वन था वो टोटली यूरोप का वार कह सकते हैं, ठीक है। यूरोप में हेजेमनी का वार हो रहा था कि किसके पास कितना कॉलोनी रहेगा, क्या रहेगा, इंपीरियलिज्म के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड वार टू शुरू होता है अमेरिका अलग रहता है, लेकिन होता क्या है उसका एक नेवल बेस होता है पैसिफिक में जिसका नाम होता है पर्ल हार्बर। वहाँ पे जापानीज़ फोर्सेस उस पर अटैक कर देती है बुरी तरह। इस पर मूवी भी आई थी, एक बनी थी, अगर आपने देखा होगा तो अच्छा है। तो वो जो अटैक होता है पर्ल हार्बर पे वही अमेरिका को वार में आने के लिए फोर्स कर देता है। उसके बाद अमेरिका वार में आता है, मैनहट्टन मिशन बनता है, प्लान बनता है मैनहट्टन प्लान, जो कि एक सीक्रेट मिशन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन को प्रोड्यूस किया जाता है, एटम बम बनाए जाते हैं और बाद में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया जाता है, जो कि कहा जाता है इसी का रिवेंज था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।